Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to Omni Academy. मेरा नाम मोहम्मद अला ख़ान है और आज जो बेसिकली हमारा वर्कशॉप कह लें या वेबिनार कह लें, उसका जो नाम है वो है हाउ टू बूस्ट योर करियर इन क्लाउड कंप्यूटिंग। अच्छा, आज जो हम वेबिनार को अपना करने के लिए जा रहे हैं उसमें हमारे जो बेसिक ऑडियंस है वो 3 तरह के लोग हैं। पहले तो वो लोग हैं जो इस वक्त आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के साइड पर। लाइक कोई डेवलपर है, कोई नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई सपोर्ट पे जॉब कर रहा है, बट वो क्लाउड कंप्यूटिंग पे आना चाहता है, तो वो कौन से फुट स्टेप्स होंगे, वो क्या तरीका होगा कि जिसको वो फॉलो करके इस तरफ आ सकते हैं। ठीक है। और दूसरे वो लोग हैं जो इस वक्त आईटी में स्टडीज़ कर रहे हैं, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, नेटवर्क या कह लें कि एआई पढ़ रहे हैं, या कोई भी डिसिप्लिन किसी भी प्रिंसिपल्स आईटी से रिलेटेड प्रिंसिपल को पढ़ रहे हैं और वो अपने करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में। तीसरे वो लोग हैं जो इस वक्त इस टाइम पर कहना क्या चाहिए कि डिफरेंट फील्ड्स में, लाइक बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, अकाउंटेंट हैं, बट वो आईटी साइड पे मूव करना चाहते हैं और स्पेसिफिकली क्लाउड कंप्यूटिंग में मूव करना चाहते हैं। उनको तो वो क्या करना है ऐसा कि वो साइड पे अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लें। तो ये बेसिकली हमारा आज का वेबिनार का मकसद है कि किस तरीके से आप लोग अपना करियर यहाँ पे बना सकते हैं, और ये 3 लोग हमारे मेन टारगेट ऑडियंस हैं आज। बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके। क्लाउड कंप्यूटिंग में जो हम जाने से पहले मैं थोड़ी सी इसकी एक डेफिनेशन को डिस्कस करना चाहूँगा। बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग होती क्या है? बहुत सी डेफिनेशंस आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी और बहुत से कोर्सेज में मिल जाएंगी, लेकिन ये डेफिनेशन मुझे काफ़ी प्रिसाइज लगी, इस वजह से मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज़ द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ आईटी सर्विसेज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी प्रोवाइडर ओवर द इंटरनेट। यानी कि 3 चीज़ें बेसिक हैं, वैसे और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें बेसिक हैं। एक तो ऑन डिमांड, दूसरा थर्ड पार्टी प्रोवाइडर, यानी कि कोई क्लाउड वेंडर आपको वो सर्विस दे रहा हो, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वो सर्विस आपको दे रहा हो। तीसरी ओवर द इंटरनेट, यानी कि आपके ऑन प्रेमिसेस स्ट्रक्चर पे ना चल रही हो, वो चल रही हो ओवर द इंटरनेट, यानी कि आपको कंसोल के थ्रू, लिंक के थ्रू आप एक्सेस करके जा रहे हो। सही। तो ऑन डिमांड से क्या मुराद है? ऑन डिमांड, जब मुझे नीड हो, जहां मुझे नीड हो, जितनी देर के लिए मुझे नीड हो, मैं मशीन को प्रोविजन करूं, अपना काम करूं एंड देन उसको वाइंड अप करूं, यानी कि टर्मिनेट कर दूं। ये बेसिकली ऑन डिमांड है। थर्ड पार्टी प्रोवाइडर में तमाम क्लाउड वेंडर्स आ जाते हैं, जिसमें AWS, एज्योर, GCP, अलीबाबा क्लाउड, डिजिटल ओशियन, टेंसेंट एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। ओके। तो अभी हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। ओके। क्लाउड कंप्यूटिंग के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स कौन कौन से होते हैं? बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के 3 तरह के डिप्लॉयमेंट मॉडल्स होते हैं। एक प्राइवेट क्लाउड होता है, पब्लिक क्लाउड होता है एंड देन हाइब्रिड क्लाउड होता है। प्राइवेट क्लाउड बेसिकली क्या होता है? यानी कि आपका ऑन प्रेमिसेस क्लाउड, यानी कि कोई आप किसी भी जगह पे जॉब करते हैं, लाइक किसी बैंक में जॉब करते हैं, हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उनका अपना एक डेटा सेंटर बना हुआ होता है। तो ये जो डेटा सेंटर उनका अपना ऑन प्रेम बना हुआ होता है, ये बेसिकली उनका प्राइवेट क्लाउड कहलाता है। प्राइवेट क्लाउड में क्या होता है कि जितना भी कुछ आप मैनेज करते हैं वो अपने ऑन प्रेम पे करते हैं और तमाम चीज़ों का लोड, सारा हेडेक आपके सर पर होता है। सही। पब्लिक क्लाउड में क्या होता है? पब्लिक क्लाउड में क्या होता है? बेसिकली इसमें आता है AWS, एज्योर, GCP, अलीबाबा। इसमें आप सर्विसेज किसी से रेंट पर ले रहे होते हैं। प्लीज़ एक काम कर लीजिए, आप लोग अपने जो माइक हैं उसको काइंडली बंद कर लें, जो थोड़ी डिस्ट्रॉशन आ रही है। थैंक यू। तो पब्लिक क्लाउड में आप क्या करते हैं? पब्लिक क्लाउड में आप थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से सर्विसेज ले रहे होते हैं ऑन द रेंटल बेसिस। ठीक है। यानी कि जितना आप यूज़ करेंगे उसके हिसाब से आप उसका रेंट पे करेंगे। ठीक। यानी कि अगर आपने एक वर्चुअल मशीन उनसे ली 1 घंटे के लिए, तो आपको 1 घंटे की ही पेमेंट करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की पेमेंट करनी होगी। जैसे कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आपकी कोई नीड है, आपको कोई एप्लीकेशन प्रोविज़न करनी है, कोई काम करना है, कोई टेस्टिंग करनी है, उसके लिए आपको एक सर्वर की नीड है, तो अगर अगर आप अपने ऑन प्रेम एनवायरनमेंट में जाएँ तो आपको पूरा का पूरा एक सर्वर ख़रीदना पड़ेगा, उस पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा,
और वर्चुअलाइजेशन वगैरह करनी पड़ेगी, पता नहीं सारा एक पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग में पब्लिक क्लाउड वेंडर्स पे ये चीज़ बहुत ही सिंपली हो जाती है, बड़ी आसानी के साथ हो जाती है, प्रॉब्लम नहीं होता। क्या होता है, आप जस्ट एक मशीन का प्रोविज़न करते हैं और विद इन 4 to 5 मिनट और 3 मिनट्स में वो मशीन पूरी प्रोविज़न हो जाती है। आप उस पर टेस्टिंग करें, काम करें और अपने हिसाब से उसको यूज़ करके जो है टर्मिनेट कर दें। जितनी देर आपने उसको यूज़ करा आपने उसकी इतनी पेमेंट करनी है। पब्लिक क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल इस तरह का होता है। अब तीसरी चीज़ पे चलते हैं, हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है प्राइवेट क्लाउड और पब्लिक क्लाउड का। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड में बेसिकली क्या होता है कि आप जो है ऑन प्रेम को भी यूज़ कर रहे होते हैं, अपने ऑन प्रेमिसेस टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे होते हैं, यानी कि आपका अपना डाटा सेंटर भी होता है। एज वेल एज डाटा सेंटर के साथ साथ आप अपने कुछ सर्विसेज किसी पब्लिक क्लाउड वेंडर से ले रहे होते हैं। लाइक मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जनरली आपको ये देखने में मिलेगा कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तो ऑन प्रेम ही चला रही होती हैं, लेकिन अपने बैकअप्स जो है ना वो किसी थर्ड पार्टी क्लाउड वेंडर के पास रख रही होती हैं, लाइक AWS, एजोर, GCP वगैरह के पास। सही। दूसरी इसकी मिसाल ऐसी हो सकती है, बाज़ कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में ERP एप्लीकेशंस तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे चला रही होती हैं, लेकिन वेबसाइट वगैरह उन्होंने होस्ट करी हुई होती है किसी भी पब्लिक क्लाउड वेंडर के पास। तो ऐसा कॉम्बिनेशन जब बनता है ये हाइब्रिड क्लाउड मॉडल कहलाता है, यानी कि वो क्लाउड मॉडल जिसके अंदर आपका ऑन प्रेम क्लाउड और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर का क्लाउड का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, थोड़ा सा हमने एक बेसिक डेफिनेशंस देख ली, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज आगे काफ़ी यूज़ होंगी, तो इस वजह से मैंने सोचा कि इन चीज़ों को यहाँ पे मैं लिख दूँ। ओके, अगर मार्केट की बात की जाए इस टाइम पे, ये 4 क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जिसमें ये समझ लीजिए कि लीड कर रहे हैं इस वक्त ये मार्केट को। सबसे पहले नंबर पे अमेजॉन वेब सर्विसेज, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है एजोर, एंड देन प्रोडक्ट है गूगल क्लाउड, गूगल की GCP, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, और उसके बाद आता है अलीबाबा क्लाउड। अच्छा, थोड़ा सा अमेजॉन वेब सर्विसेज पे बात कर लेते हैं। इस वक्त अमेजॉन वेब सर्विसेज तकरीबन 210 के करीब या इससे ज़्यादा सर्विसेज और फीचर्स जो है वो दे रहा है। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड सर्विसेज हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं, नेटवर्किंग से रिलेटेड हैं, स्टोरेज से रिलेटेड हैं, डेटाबेस से रिलेटेड हैं, AI और मशीन लर्निंग, इसके अलावा अनगिनत यानी इवन सैटेलाइट तक के सॉल्यूशन ये जो है आपको प्रोवाइड कर रहा होता है AWS। इसी तरीके से एजोर तकरीबन इससे थोड़ी कम सर्विसेज दे रहा है, तकरीबन 180 या 190 के करीब सर्विसेज इस वक्त एजोर दे रहा है, और तकरीबन कमोबेश यही सिमिलर सर्विसेज वो भी दे रहा है। GCP उससे थोड़ी कम दे रहा है, एंड देन अलीबाबा। असल में AWS की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये बेसिकली 2003 में लॉन्च हुआ था सबसे पहली दफ़ा, बट हुआ क्या कि इन्होंने 2 सर्विसेज अपनी लॉन्च करी थी, एक थी SQS सिंपल क्यू सर्विस और एक S3 की सर्विस, सिंपल स्टोरेज सर्विस। बहरहाल ये इन्होंने एक एफर्ट करी थी, एक अच्छी कोशिश थी, बहरहाल ये कामयाब नहीं हो सके उस टाइम पे। तो हुआ ये कि इन्होंने फिर दोबारा अपने आप को रिबिल्ड किया और 2006 में इन्होंने अपने आप को एक्टिवली लॉन्च किया। उस पर इन्होंने एक और नई सर्विस इंट्रोड्यूस कराई, वो थी EC2 इंस्टेंस, यानी कि वर्चुअल मशीन। क्लाउड पे इन्होंने वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट पेश किया। इस बार ये कामयाब हुए और आज तक ये मार्केट में मौजूद हैं, और इस टाइम पे AWS मार्केट को लीड कर रहा है। और AWS बेसिकली जो है अमेजॉन ग्रुप सर्विसेज के अंदर आता है। अमेजॉन की एक समझ लीजिए कि सब्सिडरी है, एक जेली कंपनी कहलाएगी। माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च हुआ 2010 में, और सॉरी एजोर लॉन्च हुआ 2010 में, और ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है। और इसी तरीके से GCP है, 2008 में ये लॉन्च हुआ और ये गूगल की प्रोडक्ट है। अलीबाबा फाउंड तो 2009 में हुआ है, और इसकी सर्विसेज लोगों ने यूज़ करना शुरू कर दी थी, लेकिन ये एक्टिवली मार्केट में जो ये आया है सही से, यानी कि सही से जो इसका बूम आया है वो 2014 में आया है, और ये अलीबाबा ग्रुप का पार्ट है। ओके, तो आगे चलते हैं। ओके, मार्केट शेयर की थोड़ी बात करते हैं। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बड़ा मार्केट शेयर है वो AWS के पास है। तो जाहिर बात है हम इसी चार्ट को समझेंगे और इसी को देखते हुए यहाँ से एक अंदाज़ा लगाएंगे कि कौन सी सर्टिफिकेशन की डिमांड ज़्यादा है। जाहिर बात है जिस क्लाउड वेंडर का मार्केट शेयर ज़्यादा है ऑटोमेटिकली उसके कस्टमर्स ज़्यादा हैं,
उसके कस्टमर्स ज़्यादा हैं, तो डेफिनेटली उसकी जॉब्स ज़्यादा अवेलेबल हैं। तो हम वर्ल्ड वाइड सिनेरियो में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे पाकिस्तान के सिनेरियो में बात नहीं कर रहे। ओवरऑल दी वर्ल्ड अगर बात की जाए तो इस वक्त ए डब्ल्यू एस की डिमांड इस वक्त सबसे ज़्यादा है। यानी कि ये कमोबेश 32 to 33% मार्केट शेयर पूरी दुनिया में लेके बैठा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा मार्केट शेयर है इस वक्त। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एजोर का 20% to 22% आपको ये मिल जाएगा, यानी कि थोड़ी सी वेरिएशन होगी इस ग्राफ के अंदर। तो ये आपको माइक्रोसॉफ्ट एजोर का उसके सेकंड नंबर पे आपको मार्केट शेयर मिलेगा। देन गूगल क्लाउड, देन अलीबाबा, और अदर क्लाउड के अंदर बाकी सारे क्लाउड आते हैं, जिसमें टेंसेंट है, डिजिटल ओशियन है, ओरेकल है, IBM है, मुख्तलिफ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ, इस टाइम पे अगर आप लोग AWS की सर्टिफिकेशन करते हैं या किसी भी AWS या एजोर या किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को देखते हैं, तो इस वक्त अगर मैं रिकमेंड करूँ तो AWS की तरफ आप लोग जाएं। और अगर उसके बाद आप लोग का कोई इरादा हो तो माइक्रोसॉफ्ट एजोर को देखें। अगर इस वक्त आप लोग अपनी कंपनीज में जॉब कर रहे हैं, आप में से कोई IT प्रोफेशनल बैठा हुआ है और उसके सिनेरियो में या उसकी कंपनी के अंदर कोई GCP की सर्विसेज ज़्यादा हैं, तो वो बेशक GCP और अलीबाबा की तरफ जा सकता है। लेकिन कोई शख्स अपना करियर का स्टार्ट कर रहा है तो वो AWS से स्टार्ट कर रहे हैं। AWS बेसिकली पायनियर है। समझ लीजिए कि क्लाउड कंप्यूटिंग वर्ल्ड को ही दुनिया में मुतारिफ करने वाला जो कंपनी है वो AWS है, वरना इससे पहले लोगों को ये आइडिया ही नहीं था। तो जिसने AWS के आर्किटेक्चर पे काम किया हुआ होता है, उसको समझा हुआ होता है, बाकी सारे क्लाउड समझना, उस पर काम करना उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो अगर आप अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स AWS पे खड़े करते हैं, AWS पे वर्क करते हैं, तो आपके लिए एजोर को समझना, गूगल क्लाउड को समझना, अलीबाबा को समझना मुश्किल नहीं होगा। हाल बता, यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, गूगल क्लाउड एक वाहिद क्लाउड है जिसका जिसका 60 to 70% जो एरिया है वो कमांड लाइन बेस्ड है। यानी कंसोल तो खुलती है लेकिन वो फिर भी कमांड लाइन पे काम करता है। लेकिन AWS में आप ज़्यादातर काम जो है वो क्लिक बेसिस पे कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है अगर आपको एफिशिएंटली वर्क करना है तो आपको कमांड लाइन पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फैक्ट बात है कि कमांड लाइन पे आपको ज़्यादा लेवरेज और ज़्यादा जो है वो अथॉरिटी मिली हुई होती है एज़ कम्पेयर टू जस्ट क्लिक करने पर। ठीक है। तो इसी तरीके से जो है अलीबाबा क्लाउड है, इसका मार्केट शेयर जो है तकरीबन 6% है। अच्छा, अलीबाबा क्लाउड की खूबी क्या है कि ये आपको, अगर आप लोग मलेशिया इंडोनेशिया में से कोई इस साइड पर है तो वहाँ पर इसकी डिमांड है। यानी कि मिनलैंड एरियाज़ जो चाइना के इन्फ्लुएंस में जो एरियाज़ आते हैं ना, इसमें हांगकॉन्ग हो गया, मलेशिया टाइप की कंट्रीज़ हो गई, इस टाइप की जो एरियाज होते हैं, खुद एक चाइना, उसके अलावा उसके करीब करीब के सारे इलाकों में इस वक्त अलीबाबा चल रहा है। हत्ता कि अलीबाबा क्लाउड ने इस टाइम पे मलेशियन बैंक्स को सर्विसेज दी हुई हैं डाटा सेंटर की, यानी कि बैंक्स तक अलीबाबा क्लाउड पे चल रहे हैं मलेशिया के। इसी तरीके से GCP की बात कर लें, माना कि मार्केट शेयर इनका बहुत थोड़ा है लेकिन इनके अपने एक अलग अलग फ़ायदे हैं। GCP वो वाहिद क्लाउड है इस टाइम पे दुनिया में जिसकी फ़ाइबर पूरी दुनिया में बिछी हुई है, यानी गूगल की फ़ाइबर आपको पूरी दुनिया में मिलेगी, पाकिस्तान में भी मिलेगी, इंडिया में भी मिलेगी, हर जगह पे मिलेगी। यही वजह है कि अगर आपकी कोई एप्लीकेशन GCP पे चल रही होगी तो आपको लेटेंसी का इशू नहीं आएगा। यानी कि किसी यूज़र को, अगर कोई यूज़र आपकी वेबसाइट पे हिट करता है तो उसको बेनिफिट नहीं आएगी, यानी कि वो इजीली वो वेबसाइट या वो सर्विस उसके पास प्रोविजन हो जाएगी, खुल जाएगी। तो यहाँ पर GCP का एक एजाज़ हासिल है कि हाँ भाई ये इसकी फ़ायदा पूरी दुनिया में, अगर आपने एक एप्लीकेशन प्रोविजन करी तो दुनिया भर में वो एप्लीकेशन ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। अमेरिका में भी उसमें वही लेटेंसी आ रही होगी और कराची में भी उसी तरह चल रही होगी, इशू नहीं आएगा। तो अगर देखा जाए, दोबारा हम अपने सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, तो AWS की आप सर्टिफिकेशन देखें, इसकी डिमांड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर क्लाउड, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट, देन GCP एंड अलीबाबा। अच्छा, प्लीज़ आप लोग अपने माइक्स जो हैं वो बंद कर लें, थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आ रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। अच्छा, ये बेसिकली मैजिक क्वाड्रेंट है जो बता रहा है कि कौन सा जो क्लाउड है वो इस वक्त किस लेवल पे है। देखिए, बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। ये मैजिक क्वाड्रेंट जब बनाए जाते हैं तो हर सर्विस के लिए अलग होता है। यहाँ पे बात की जा रही है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, इन दो एरियाज़ की बात हो रही है। ठीक है। तो जब आप बात करते हैं सर, ये आप अपना माइक एंड अपनी वीडियो प्लीज़ ऑफ कर लीजिए, आपकी वीडियो विजिबल हुई हुई है। गैलेक्सी J4। ओके। तो मैजिक क्वाड्रेंट मुख्तलिफ टाइप के होते हैं।
इसमें से यहाँ पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस बेसिकली वो सर्विसेज होती हैं जिसमें कंप्यूट की सर्विस आती है, नेटवर्किंग की सर्विसेज आती हैं, जिसमें VPC वगैरह और स्टोरेज वगैरह की सर्विसेज आती हैं। प्लेटफॉर्म में वो सर्विसेज होती हैं जो मैनेज सर्विसेज होती हैं, यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर वो मैनेज सर्विसेज आपको मार्केट में दे रहा होता है, यानी कि RDS रिलेशनल डेटाबेस सर्विसेज। ये बहुत ज़बरदस्त सर्विस है। इसमें आपको डेटाबेस प्रोविजन करना नहीं होता, जस्ट आप कुछ पैरामीटर सेट करते हैं और अपना डेटाबेस यूज़ करते हैं, अपनी एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करते हैं। इसके साथ इलास्टिक बीन स्टॉक टाइप की सर्विसेज आती हैं। मैं AWS के सिनेरियो में बेसिकली ये बात कर रहा हूँ। तो ये मैजिक क्वाड्रेंट डिस्कस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस को और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस को। ठीक है, एक सेकंड ज़रा होल्ड करिएगा। ओके, हाँ, तो ये डिस्कस कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अगर आप इस ग्राफ पे गौर करें तो इस वक्त मार्केट लीडर में आपको अमेजोन वेब सर्विसेज सबसे ऊपर नज़र आएगा। ठीक है, देन उसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट एंड देन गूगल। इस वक्त आप देख रहे हैं कि नीश मार्केट में अलीबाबा क्लाउड है और वो काफ़ी ऊपर आ रहा है, और बहुत उम्मीद है कि इस दफ़ा जो मैजिक क्वाड्रेंट आए तो वो या तो चैलेंजर्स में होगा या फिर लीडर्स में होगा, क्योंकि काफ़ी सर्विसेज इसने बहुत ज़बरदस्त इशू यानी कि दिए हैं इस वक्त मार्केट में जो दूसरे क्लाउड नहीं दे रहे। बिलखसूस इसने एक सर्विस दी है जो कि समझ लें कि सैप को आप 1 क्लिक पे चला सकते हैं अलीबाबा क्लाउड के ऊपर। अगर आपको कोई ऐसा कस्टमर मिल जाता है जो आपके साथ काम कर रहा है इसके ऊपर, सैप का कोई सोल्यूशन लेना चाहता है, तो अलीबाबा क्लाउड पे वो 1 क्लिक सोल्यूशन है। पूरा आर्किटेक्चर रेडी हो जाएगा और आप सैप को ईजिली डिप्लॉय कर सकते हैं यहाँ पर। तो बहुत सी सर्विसेज हैं जो ज़ाहिर हर क्लाउड प्रोवाइडर अपने हिसाब से सर्विसेज देता है, वो आपको देखना है कि आपका सिनेरियो क्या है। हाँ, अगर आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अमेजॉन वेब सर्विसेज से स्टार्ट करें। आप ऑलरेडी IT प्रोफेशनल हैं, आपकी कंपनी में नीड एज्योर, GCP या अलीबाबा या किसी और क्लाउड की है, तो आप उस तरफ जा सकते हैं बेस्ट ऐप के लिए। लेकिन जो लोग अभी बिल्कुल स्टार्टिंग में हैं, यानी कि क्लाउड में जो लोग अभी ज़ीरो हैं, बेशक वो IT प्रोफेशनल हों, बेशक वो स्टूडेंट्स हों, या वो बिल्कुल ही समझ लीजिए कि क्या कहना चाहिए कि नॉन IT बैकग्राउंड रखने वाले लोग हों, तो वो जो है अपना करियर के स्टार्ट जो है इसी से करें, AWS से। सॉरी, चलें अब हम आते हैं अपने सर्टिफिकेशन रोड मैप के ऊपर। अभी जो हम पहला जो क्लाउड वेंडर हम डिस्कस करेंगे वो है AWS सर्टिफिकेशन रोड मैप को। AWS बेसिकली आपको 4 तरह की सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें पहली जो होती है वो फाउंडेशनल लेवल है, देन एसोसिएट लेवल है, और देन प्रोफेशनल लेवल है, एंड देन स्पेशलिटी एग्ज़ाम्स आते हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। फाउंडेशनल लेवल में बेसिकली जो पेपर है वो है क्लाउड प्रैक्टिशनर का पेपर। ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल का पेपर है। इसमें इसका बेसिक का मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ आपको पढ़ना नहीं होगा, इसका ज़्यादा एम्फेसाइज हैंड ऑन पर नहीं होगा बल्कि आपके थ्योरेटिकल नॉलेज पर होगा। लाइक आपको बिलिंग वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए, सर्विसेज के बारे में इतना पता होना चाहिए कि आप उसको टेक्निकली सेल कर सकें, या किसी प्रोजेक्ट को अगर आप लीड कर रहे हैं तो आप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर उन सर्विसेज को समझ सकें। ये पेपर 3 लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। पहले तो वो लोग जो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं सही किसी भी IT कंपनी के अंदर, और उनको नीड है, वो समझना चाहते हैं क्लाउड की सर्विसेज को, तो ये उनके लिए फ़ायदेमंद है। दूसरा, टेक्निकल सेल्स के लोग जिनको IT या क्लाउड को बेचना होता है, जिनका काम बिलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर की कैलकुलेशन और पर्टिकुलर सर्विस को सेल करना होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट सुन के उसको टेक्निकली ट्रांसफॉर्म करना होता है और बताना होता है ये सर्विस आपके काम की है। तीसरे वो लोग आते हैं जो टेक्निकली भी स्ट्रांग होते हैं और समझ लीजिए कि वो बेचना भी जानते हैं उस चीज़ को। अगर आपके अंदर ये दोनों स्किल्स हैं कि आपको बेचना भी है यानी कि अपना बिजनेस भी करना है, एज वेल एज आप बना भी सकते हैं, डिप्लॉयमेंट भी कर सकते हैं, चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि कोई भी आर्किटेक्चर आ जाए, कोई भी डेवलपर का टास्क आ जाए तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकें, तो आपके लिए ये पेपर फ़ायदेमंद होगा। अदरवाइज़ जो लोग अभी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट से स्टार्ट करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आप क्लाउड प्रैक्टिशनर का पेपर देते हैं तो ये आपको तकरीबन $100 का पड़ेगा, और एसोसिएट लेवल के सारे पेपर आपको तकरीबन $150 के पड़ते हैं, तो ये आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, यानी कि काफ़ी महंगा आपको ये पड़ेगा। हाँ, ये एक फ़ायदा है कि अगर आप क्लाउड प्रैक्टिशनर का पेपर दे देते हैं देन एसोसिएट लेवल पे जाते हैं
तो आपको वहाँ पे 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपका टोटल जो दोनों पेपर की जो सर्टिफिकेशन का खर्चा होगा वो $175 होगा। बहरहाल ये आपकी चॉइस है, आप जिस तरह लेके जाना है। अब हम थोड़ा सा एसोसिएट लेवल पे जो पेपर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 तरह के पेपर नज़र आ रहे हैं, एक सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट, देन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एसोसिएट एंड देन डेवलपर एसोसिएट। समझ लीजिए कि अगर आपका अभी स्टार्टिंग पॉइंट है ना, आप बिल्कुल नए हैं क्लाउड में, यानी कि जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं, क्लाउड को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी आप स्टार्ट करें सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट से। अगर आप टेक्निकल हैं, सही, नॉन टेक्निकल बंदा क्लाउड प्रैक्टिशनर की तरफ ही जाए, लेकिन जो टेक्निकल है, जिसको डिप्लॉयमेंट्स करनी है, काम करना है फील्ड के अंदर खड़े होकर, तो वो अपना पहला टारगेट सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट को बनाए। अगर आपने सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट को समझ के सही से इन डेप्थ पढ़ लिया, हैंड्स ऑन कर लिया, ऑटोमेटिकली 60 to 70% आपकी प्रिपरेशन हो जाती है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की और डेवलपर एसोसिएट की। यानी कि ये सारे, यानी कि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एक ऐसा एरिया है जो समझ लीजिए हर जगह पे लाई करता है। ये जितनी भी सर्टिफिकेशन आपको नज़र आ रही है ना, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल की हो, स्पेशलिटी लेवल की हो, क्लाउड प्रैक्टिशनर, कोई सी भी हो, फाउंडेशनल, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट वो वाहिद एरिया है जो हर एरिया में लाई करता है। आप यकीन जानिए कि इन द केस अगर आप मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, आप कहते हैं भाई मुझे मशीन लर्निंग पे काम करना है, आपको आर्किटेक्चर की नॉलेज ही नहीं है सिरे से, तो ये इम्पॉसिबल है कि आप कोई मशीन लर्निंग का भी क्लाउड पे एक अच्छा सोल्यूशन बना सकें। आप छोटा मोटा काम तो कर लेंगे, लेकिन सोल्यूशन बनाने के लिए आपको आर्किटेक्चर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। डेवलपमेंट का भी कोई काम आपको करना है तो आर्किटेक्चर का पता होना ज़रूरी है। आपको इतना पता होना चाहिए कि हाई अवेलेबिलिटी क्या होती है, डीआर क्या होता है, किस तरीके से हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन हो सकती है दो डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स के अंदर, और दीगर चीज़ें जो भी इसकी होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो सोल्यूशन आर्किटेक्ट का जो एरिया है वो क्रूशल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है, तो उस पर ज़्यादा एम्फोसाइज करें। एंड देन उसके बाद आप अगर डेवलपर साइड पे जाना चाहते हैं तो डेवलपर का एग्ज़ाम देते हैं। अगर आपकी जो है वो स्क्रिप्टिंग अच्छी है तो उससे आप साइड पे आ जाएँ। ऑटोमेशन आपको करनी होगी, इंटीग्रेशन करनी होगी मुख्तलिफ सर्विसेज के दरमियान में और मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के दरमियान में इन क्लाउड। फिर अगर आप ऊपर की तरफ जाएँ तो आपको जो है दो सर्टिफिकेशन नज़र आएंगी, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल की और डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल की। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो डेवलपर का जो एग्ज़ाम है एसोसिएट लेवल पे, इसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं पढ़ाई जाएंगी, ना ही AWS कहता है कि आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीख कर आएँ। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे आपको वो सर्विसेज पढ़ाई जाती हैं जो डेवलपर को सपोर्ट करती हैं। जैसे अगर किसी को जावा आती है तो वो उन सर्विसेज को यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम बना सकता है, किसी को पाइथन आती है वो उन सर्विसेज को यूज़ करते हुए अपना प्रोग्राम बना सकता है। यानी कि डेवलपर ओरिएंटेड सर्विसेज पढ़ाई जाती हैं यहाँ पर, लाइक CI/CD की सर्विसेज हो गई, इलास्टिक बीन स्टॉक हो गई और लैम्डा फंक्शंस हो गए, यानी कि ये सर्विसेज आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। इवन लैम्डा फंक्शन तो सिसॉप में भी खैर मौजूद होता है, काफ़ी इसकी डिमांड है क्योंकि ऑटोमेशन वगैरह करने वाली चीज़ है, और से कुछ हिस्सा सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में भी आता है। यानी कि देखिए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की जो सर्विसेज हैं वो हर जगह पे कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होती हैं, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया इस वक्त सॉल्यूशन आर्किटेक्ट होता है। फिर आप जाते हैं प्रोफेशनल पे, अगर आप देखें तो आपको दो एग्ज़ाम्स नज़र आ रहे हैं, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट के ऊपर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, और इन दो एग्ज़ाम जो डेवलपर और SSO है इसके ऊपर आपको डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल नज़र आ रहा है। अगर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल की हम बात करें तो समझ लीजिए कि ये ज़्यादा इन डेप्थ होगा, यानी कि एसोसिएट लेवल में इतनी डेप्थ नहीं है, चीज़ें वही होंगी, ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही कोई नई चीज़ आ जाए, लेकिन उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा होगी। इन सब एग्ज़ाम्स की एक खूबी और है कि अगर आप समझते हैं कि आपने एक्सपीरियंस किया हुआ है, आप माहिर हैं, चीज़ें जानते हैं, तो आप कोई सा भी एग्ज़ाम कभी भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है जस्ट पहले फाउंडेशन देंगे, देन जो है आप एसोसिएट, एंड देन जो है आप प्रोफेशनल की तरफ जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर समझते हैं कि भाई आपने इतना हैंड्स ऑन करा हुआ है, ये आपका 2-3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, असल में ये हुआ ये कि आज से 2 साल 1.5 साल पहले तक पहले एसोसिएट लेवल का एग्ज़ाम देना होता था, देन आप प्रोफेशनल के लिए एलिजिबल होते थे। फिर AWS ने ये देखा कि कुछ प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जिन्होंने बेशक सर्टिफिकेशन नहीं करी हुई, लेकिन उन्होंने मार्केट में उसकी सर्विसेज पे इतने अरसे से काम कर रहे हैं कि उनको एसोसिएट लेवल का पेपर देने की नीड नहीं है। तो ज़ाहिर बात है अगर किसी को नीड नहीं है तो वो डायरेक्ट अगर वो बड़ी चीज़ अटेंड कर सकता है तो वो क्यों अपना पैसे और वक्त ज़ाया करे।
तो उन लोगों के लिए उन्होंने ये आसानी कर दी कि भाई वो चाहें तो डायरेक्ट प्रोफेशनल लेवल या स्पेशलिटी एग्जाम्स इजीली दे सकते हैं। लेकिन आप लोग अगर स्टार्टिंग में हैं तो ये गलती कभी मत करिएगा भाई कि आप लोग जाके प्रोफेशनल एग्जाम में बैठ गए, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग फेल हो जाएंगे। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है कि आप पास नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल एग्जाम होता है, काफ़ी गहरे और काफ़ी बड़े बड़े इसमें सिनेरियोज आते हैं, उनको समझना होता है एंड देन उसके बाद उसको आपको एक सॉल्यूशन प्रपोज करना होता है। तो अगर आप लोग स्टार्टिंग में तो आर्किटेक्ट से ही स्टार्ट करें और पहले एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशंस को टारगेट करें, ठीक है। फिर अब बात करते हैं थोड़ी सी स्पेशलिटी एग्जाम्स की। स्पेशलिटी एग्ज़ाम दो लोगों के लिए बनाए गए हैं। एक वो जो उस पर्टिकुलर एरिया से पहले से बिलोंग करते हैं, लाइक एक बंदा नेटवर्किंग का एक्सपर्ट है, सही, तो वो जो है ऑटोमेटिकली एडवांस नेटवर्किंग की तरफ आएगा। और जाहिर बात है अगर जो नेटवर्किंग की नॉलेज रखता है कोई शख्स, तो ये फितरी बात है कि वो एडवांस नेटवर्किंग की सर्विसेज को ज़्यादा बेहतर यूटिलाइज़ कर सकता है एज़ कम्पेयर टू वो आदमी जो नेटवर्किंग की इतनी साउंड नॉलेज नहीं रखता। तो बेहतर है दूसरा वो लोग यहाँ पर आते हैं, सॉरी, दूसरे उन लोगों के लिए स्पेशलिटी एग्ज़ाम बनाए गए हैं कि जो अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलाइज करना चाहते हैं। जैसे कि कोई शख्स आता है, वो काम करता है AWS के ऊपर, फिर उसके बाद वो देखता है कि मुझे डेटाबेस साइट पे जाना चाहिए, तो AWS के जो डेटाबेस स्पेशलिटी। इसी तरीके से कोई डेटा साइंस की तरफ जाना चाहता है तो वो मशीन लर्निंग और एनालिटिक्स वगैरह के पेपर देता है। या कोई ऑलरेडी स्पेशलाइज होता है मशीन लर्निंग में, आर प्रोग्रामिंग जानता है, पाइथन जानता है, एल्गोरिदम समझता है इसके, तो वो अपने आप को स्पेशलाइज करता है इसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ठीक है। तो स्पेशलिटी एग्ज़ाम बेसिकली इन दो लोगों को ही टारगेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और थोड़ी सी बता दूँ कि देखिए, अगर आप अपना समझ लें कि AWS या किसी भी क्लाउड पे करियर बनाना चाहते हैं, देखिए दो चीज़ें आपको लाजमन करनी है। एक पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरी लिनक्स। यकीन जानिए ये दो फ्लेवर आपको अपने साथ लाजमन रखने पड़ेंगे किसी भी क्लाउड सर्टिफिकेशन के साथ। आप खाली सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का पेपर दे लेते हैं और आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है, तो समझ लीजिए बेकार है। क्योंकि पॉसिबल नहीं है कि आपने एक पेपर दिया और फिर उसको आप जॉब लेने के लिए जाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता लिनक्स के बारे में, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में नहीं पता, उसको रन करना नहीं आता, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना नहीं आती, इंस्टॉलेशन करना नहीं आती है, उसके बैकएंड प्रोसेस समझ में नहीं आते, तो बहुत मुश्किल है कि आपको वो रखें। क्योंकि जाहिर बात है अगर आप आर्किटेक्चर बना भी देंगे कहीं पे, तो उस आर्किटेक्चर पे कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा, उस पर कोई एप्लीकेशन चलेगी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप अपने करियर के स्टार्ट में आप माहिर होके जाएँ, वो आप माहिर उसी वक्त होंगे जब आप उस पर काम करेंगे, जब आप उस पर हैंड्स ऑन करेंगे, जब आपको जॉब मिलेगी एंट्री लेवल पे जब आप जाएंगे। लेकिन इतनी नॉलेज लेके ज़रूर जाएं कि आप जब जाएं तो आपको एटलीस्ट पता हो कि लिनक्स क्या होती है, किस तरीके से रन होती है, उस पर अगर कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है तो किस तरह करनी है। पाइथन का छोटा मोटा कोड बहुत अच्छा लिखना ना भी आता हो तो कम से कम इतना पता हो कि अगर यार कोई मसला आ गया, कोई ऑटोमेशन का टास्क आ गया, तो मुझे इस कोड में कहाँ जाके चेंजेस करनी है। क्योंकि देखिए कोड आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको चेंजेस भी कोड में करना आती है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि भाई मुझे इस कोड को अपने कोड के मुताबिक ढालना है, तो कौन कौन से पैरामीटर मुझे चेंज करना है। तो इतनी नॉलेज आप लेकर जाएं तो इंशाल्लाह जब आप इन दो फ्लेवर के साथ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की सर्टिफिकेशन करेंगे और आप कहीं पे भी जॉब के लिए इंशाल्लाह एंट्री लेवल की जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा और आपके लिए एक अच्छा चांस होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एज्योर की सर्टिफिकेशंस के ऊपर। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर रोल बेस्ड सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो है मुख्तलिफ रोल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इसमें डेवऑप्स का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, डाटा इंजीनियर का है, और डेटाबेस का है, एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारी इसकी सर्टिफिकेशंस हैं। इसमें बेसिक फंडामेंटल पेपर आपको 900 करके नज़र आ रहा होगा, जैसे AG 900, DP 900, AI 900। ये एक फाउंडेशनल पेपर है जो मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए, आप पहली बार सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये है कि ये आपको एक स्टार्ट देगा। आपको ये होगा कि हाँ भाई आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्डअप हो जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्लाउड प्रैक्टिशनर का पेपर हम पीछे देख के आने। बाद लोग होते हैं जो पहली पहली बार सर्टिफिकेशन कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा रिलेक्टेंट होते हैं कि भाई किस तरह का पेपर होगा, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तो बहुत मुश्किल है, या कोई और सा पेपर जो है वो जिसको भी वो टारगेट कर रहे हैं वो मुश्किल है, तो वो पहले आसान पेपर दे देते हैं।
ताकि थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस उनका बिल्डअप हो जाए एंड देन उसके बाद वो आगे आगे जाएँ। तो यहाँ पर भी AZ900 इसी तरीके से है, या जितने भी 900 लेवल की सर्टिफिकेशन आपको नज़र आ रही हैं वैसे है। अच्छा, एज्योर की असल में सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप में से कोई बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पर है अभी और वो चाहता है कि वो एज्योर से अपना करियर स्टार्ट करे, तो उसको चाहिए कि वो ये AZ104 की जो सर्टिफिकेशन है एडमिन की, इसको ज़रूर दें। ये वो सर्टिफिकेशन है एडमिनिस्ट्रेटर की जिसको करने के बाद आपको इजीली एंट्री लेवल की जॉब मिल सकती है, लाइक क्लाउड सपोर्ट की जॉब, जो कि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा आ रही है। क्योंकि पहले नॉर्मल सपोर्ट की जॉब्स आती थी, लोग करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा इन्वायरमेंट बदल रहा है। अब क्या हो रहा है, अब क्लाउड सपोर्ट चाहिए, यानी कि क्लाउड पे उनको सपोर्ट चाहिए, यानी कि यहाँ पर भी आपको लिनक्स, विंडोज़, थोड़ी सी किसी एक आप स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का टच आपके पास होना चाहिए, ताकि आप एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह देख सकें, समझ सकें चीज़ों को। तो ज़ाहिर बात है सपोर्ट आप देखेंगे तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे दे रहे होंगे ना, बेशक वो एजोर पे चल रहा हो, चाहे वो GCP पे चल रहा हो, चाहे वो AWS पे चल रहा हो, इट डजेंट मैटर। तो इसी तरीके से AZ104 बेसिक बेसिक तो नहीं है, थोड़ा सा एसोसिएट लेवल का, इंटरमीडिएट लेवल का एक पेपर है। तो अगर आप लोग इसको टारगेट करते हैं स्टार्टिंग में, तो ये आप लोग के लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पहला स्टेप अपना AWS के ऊपर ही रखें, देन उसके बाद किसी और क्लाउड के ऊपर मूव करें। नो डाउट मार्केट में डिमांड जो है वो मल्टी क्लाउड इंजीनियर की ज़्यादा है, यानी कि ऐसा शख्स जो एक से ज़्यादा क्लाउड पे काम करना जानता हो, उनकी सर्विसेज को समझता हो। लाइक आप जैसे कि AWS और एज्योर पे काम जानते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली वर्थ होगी, AWS और GCP पे जानते हैं तो आपकी ऑटोमेटिकली वर्थ हो जाएगी कि हाँ भाई ये दो या दो से ज़्यादा क्लाउड्स पे काम करना जानते हैं साहब। ठीक है, तो ये सारी सर्टिफिकेशन ये ऑफर करता है, जिसमें आर्किटेक्ट की है, डाटा इंजीनियर की है, डेवऑप्स इंजीनियर की है, AI की है, और मुख्तलिफ हैं। बहरहाल ये कंप्लीट इसका रोड मैप है। लेकिन बहरहाल जो लोग अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं वो AZ104 को ज़रूर टारगेट करें, स्टार्टिंग को यहाँ से करें एज्योर सर्टिफिकेशन की। ओके, अब ये थोड़ी बात कर लेते हैं GCP के ऊपर। GCP जो है वो ये सर्विसेज दे रहा होता है, एसोसिएट लेवल पे वो दे रहा है क्लाउड इंजीनियर की, और प्रोफेशनल में क्लाउड आर्किटेक्ट, क्लाउड डेवलपर, डाटा इंजीनियर, डेवऑप्स, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एक्सेट्रा। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे GCP क्लाउड के बारे में बता दूँ, ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। इसके डम्स भी आपको नहीं मिलेंगे मार्केट में, यानी कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझा जाता है। जो लोग इस एग्ज़ाम, यानी कि जो लोग GCP वगैरह का एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने जा रहे होते हैं, उनको बाकी हैंड्स ऑन ज़बरदस्त होना चाहिए उनका चीज़ों के ऊपर, और नॉलेज होनी चाहिए। इवन इसका जो एसोसिएट लेवल का जो पेपर है वो भी इतना सिंपल नहीं होता। तो आप में से कोई अगर प्लान कर रहा है, टारगेट पर है, तो वो सही से इस एसोसिएट लेवल को समझे, और उसके बाद आर्किटेक्ट लेवल को टारगेट करे, प्रोफेशनल या जिस भी फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहता है, डेवलपर बनना चाहता है, इंजीनियर साइड पे जाना चाहता है, डाटा इंजीनियर साइड पे, तो उसको टारगेट करे। लेकिन पहला पेपर वो एसोसिएट लेवल का ज़रूर दे। सही, तो ये बेसिकली GCP की सर्टिफिकेशन हैं जो वो प्रोवाइड करता है। अब थोड़ी बात करते हैं अलीबाबा की सर्टिफिकेशंस के ऊपर। अलीबाबा जो है वो 3 तरह के जो है लेवल की सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। एक एसोसिएट लेवल है, प्रोफेशनल लेवल है, एंड देन एक्सपर्ट लेवल है। इसमें जो एसोसिएट लेवल है उसमें आपको अलीबाबा क्लाउड कंप्यूटिंग एसोसिएट आपको मिलेगा। इसी तरह आपको उसका प्रोफेशनल लेवल मिलेगा। कोई आप में से शख्स इसको पढ़ना चाहता है, इस तरफ आना चाहता है, तो अलीबाबा क्लाउड एसोसिएट की तरफ आए। सही, पहला टारगेट वो इसको बनाए, इस सर्टिफिकेशन को करे, एंड देन उसके बाद वो आगे बढ़े। लेकिन बहरहाल इस वक्त अलीबाबा की जो है वो कोई ख़ास मार्केट है नहीं पाकिस्तान में और दीगर इलाकों में। बिलखसूस अगर आप मलेशिया, इंडोनेशिया और तो चाइना में मूव करना चाह रहे हैं, या हांगकॉन्ग साइड पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इसकी डिमांड नज़र आएगी। अदरवाइज़ वर्ल्ड वाइड इसकी कोई ख़ास ज़्यादा डिमांड अभी है नहीं। तो लेकिन बहरहाल अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट, हाँ अभी हुआ हुआ ये भी है कि इसकी कुछ सर्टिफिकेशन जो है वो ये फ्री ऑफर कर रहा है अलीबाबा क्लाउड इस टाइम पे। तो ये पॉसिबल है कि अगर आप चाहें अपने एक एज अ पीस ऑफ पेपर अगर आपको नीड हो, तो आप अलीबाबा क्लाउड को समझ के इसका एक पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसका जो प्रोसेस है वो मैं ग्रुप पे शेयर करवा दूंगा। इसका एक लिंक होता है, उस पर आपको जाके फॉर्म फिल करना होता है, और उनके जो वेबिनार होता है वो अटेंड करना होता है। देन आपको ये वाउचर सेंड करते हैं, और आप घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो कि प्रॉक्टेड एग्ज़ाम होता है। आपका कैमरा वगैरह ऑन होना चाहिए उस टाइम पे ड्यूरिंग पेपर।
तो अलीबाबा बेसिकली जो है वो ऐसे जैसे अगर आप इस एरिया में आना चाहते हैं तो आप एसोसिएट लेवल से स्टार्ट करें, क्लाउड कंप्यूटिंग एसोसिएट से, एंड देन आप अपने आप को आगे बढ़ाएं। आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं सर्टिफिकेशन की कॉस्ट के ऊपर। AWS की अगर हम बात करें तो इसमें एक प्रैक्टिशनर लेवल है, एसोसिएट लेवल है, प्रोफेशनल एंड देन स्पेशलिटी। तो इसका प्रैक्टिशनर लेवल जो है उसकी जो कॉस्ट है वो $100 है, और एसोसिएट की $150 है, प्रोफेशनल की 300 एंड स्पेशलिटी की 300। AWS में एक फ़ायदा और है कि अगर आप कोई भी एग्ज़ाम इसका पहले दे देते हैं, जैसे कि आपने प्रैक्टिशनर दे दिया, तो आपको एक वॉचर मिलता है। वो वॉचर क्या होता है कि वो जब भी आप कोई दूसरा एग्जाम अटैम्प्ट करने के लिए जा रहे होते हैं ना, ऑटोमेटिकली आपको 50% डिस्काउंट दिलवा देता है। तो जैसे कि अगर आप प्रैक्टिशनर का पेपर देते हैं तो वो एसोसिएट में आपको 50% डिस्काउंट दिलवा देगा, और यहाँ पे ये पेपर आपका $75 का हो जाएगा। उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल अटैम्प्ट करते हैं तो एसोसिएट का देने की वजह से आपका वो जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा आपका तकरीबन $150 का। तो इस तरीके से इसके जो है AWS के क्लाउड वो वर्क कर रहा होता है। ओके, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एजोर की सर्टिफिकेशन की। अच्छा, एजोर में जो अमाउंट जो यहाँ पे इसके रुपीज़ इसके जो डॉलर्स लिखे हुए हैं वो बेसिकली एक बार ध्यान में रखिएगा, ये पाकिस्तान के सिनेरियो में लिखे हुए हैं। एजोर के या माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। इनके डिफरेंट जो है वो रेट होते हैं, जैसे कि $160 से लेकर 150 और कंट्री टू कंट्री बहरहाल मुख्तलिफ रेट्स होते हैं। इस वक्त जो यहाँ पे अमाउंट लिखी हुई है ये पाकिस्तान के सिनेरियो में लिखी हुई है। तो एजोर जो है वो फाउंडेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन आपको $55 में देता है, एसोसिएट लेवल $80 और एक्सपर्ट लेवल भी $80 में ही देता है पाकिस्तान के सिनेरियो में। यस, इसी तरह GCPA इसकी सर्टिफिकेशन $125 की है, और एसोसिएट लेवल की, एंड देन प्रोफेशनल लेवल इसका 200 का है। हाल बता ये लोग आपको कोई वॉचर वगैरह नहीं देते कि जैसे AWS आपको दे रहा है कि अगर आपने एक पेपर पास किया तो अगला पेपर आपका 50% डिस्काउंट पे होगा। अलीबाबा क्लाउड में भी यही है, 120, 120, 160। हाँ बता, अलीबाबा क्लाउड का जब भी आप पेपर परचेज कर रहे हो, अगर आप परचेज करके दे रहे हैं तो पेयरसन व्यू से बिल्कुल भी परचेज मत करिएगा, वहाँ पे वो $200 आपकी अमाउंट चार्ज करता है। सही है, ये गलती मत करिएगा। आप पहले इसका वॉचर परचेज करिएगा अलीबाबा क्लाउड की वेबसाइट से, एंड देन वो वॉचर पेयरसन व्यू या PSI जिस भी बॉडी के थ्रू आप पेपर देना चाहते हैं वहाँ पे जाके आप उसको पेस्ट कर दिएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी कॉस्ट डिटेक्ट कर देगा वहाँ पर। ठीक है, तो इसका प्रोसेस ये है कि पहले आप परचेज करें इसको अलीबाबा की वेबसाइट से, एंड देन उसको वाउचर को वहाँ पे पेस्ट करें। ये थोड़ी सी सर्टिफिकेशंस की कॉस्ट पे बात हो गई। अच्छा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आमतौर पे पूछे जाते हैं, लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी मैं यहाँ पे लिख दूँ और फिर उसके बाद फिर आप लोग के जो अलग क्वेश्चन हों उनको हम डील करें। तो ये बेसिक क्वेश्चन हैं, इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि पहला क्वेश्चन आमतौर पर पूछा जाता है, इस क्लाउड सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट इन माई IT करियर। नो डाउट क्लाउड सर्टिफिकेशन इस वक्त बूम में, यानी क्लाउड वर्ड ही इस वक्त बूम में है। हाँ अलबत्ता एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने 2 महीने 3 महीने 4 महीने पढ़ा और आप जो है भाई एक्सपर्ट हो गए क्लाउड के, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपको एंट्री लेवल का काम करना आ गया और आपने सर्टिफिकेशन वगैरह करी तो ये आपके करियर में इंशाल्लाह ज़रूर चेंज लाएगा। और अभी यानी कि जो भी आपकी करंट जॉब होगी उसमें आपको ये प्रमोशन भी दिलवा सकता है, या आपको एक बेहतरीन जॉब की तरफ लेके जा सकता है। काइंडली अपने माइक आप लोग प्लीज़ म्यूट कर दीजिए, थैंक यू। तो बहरहाल इसका तो ये जो क्लाउड सर्टिफिकेशन है आपके IT करियर में बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है, नो डाउट, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो काम चल रहा है, इस वक्त जो दुनिया चीज़ बदल रही है, यानी कि बिजनेस प्रोसेस बदल रहे हैं, लोगों के काम करने के तरीके बदल रहे हैं। अब पहले लोग जो है सेमिनार क्या करते थे, आज हम बैठ के वेबिनार कर रहे हैं, तो आप खुद ही देख सकते हैं ये क्लाउड के मरहून मिन्नत हो सका, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं था। लोग पहले जो है ऑन हेलो साइट। एक्सक्यूज मी सर। जी हेलो। सर एक सवाल पूछना था। आपने जी सब कहिए, अपना पहले इम्पोर्टेंट नाम बताइए। क्वेश्चंस के अंदर तीसरा जो नोट है, हाउ टू बिकम, हरिकेश बात कर रहा हूँ। जी जी आइए।
हरिकेश बात कर रहा हूँ सर। जी जी ये सर, जी तीसरा जो कहिए। क्वेश्चन है इसके अंदर हाउ टू बिकम क्लाउड सर्टिफाइड एंड क्वालिफाइड, ये मुझे थोड़ा सा हम्म, डिस्क्राइब करेंगे? ये बिल्कुल रिकेश, मैं अभी इस तरफ आ ही रहा था, अभी मैं पहले क्वेश्चन पे था। चलें, ये बहुत आपने अच्छा किया, आपने इसको पहले डिस्कस कर लिया। देखें, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दो तरह के लोग होते हैं मार्केट के अंदर। एक तो होते हैं जस्ट सर्टिफाइड लोग, जिनके पास एक पीस ऑफ पेपर होता है, और दूसरे होते हैं क्वालिफाइड लोग। सही। यकीन जानिए, अगर आप क्वालिफाइड है ना, आपको उस पर्टिकुलर सर्विसेज पे और क्लाउड पे काम करना आता है, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आप जॉब को क्रैक कर लेंगे, आप इंटरव्यू को क्रैक कर लेंगे। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, तो जो इंटरव्यूअर होता है, जो टेक्निकल बंदा होता है जो आपसे इंटरव्यू, मैं एचआर की बात नहीं कर रहा, एचआर वाले तो पता नहीं क्या कुछ करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल बंदा होता है ना, वो आपके सिर्फ टेक्निकल नॉलेज चेक करता है। 2-3 क्वेश्चन पूछ के उसको पता चल जाता है कि हाँ यार, ये बंदा काम कर सकता है। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि क्लाउड क्वालिफाइड होने पे अपना फोकस पहले रखें, ना कि सिर्फ सर्टिफाइड होने पे। सर्टिफिकेशन का अपना अल्टीमेट गोल मत बनाएं, काम के सीखने को अपना गोल बनाएं कि यार इतने माहिर हो जाएं उस चीज़ के अंदर, जब आप उसको जस्टिफाई करने के काबिल हो जाएं, तो फिर आप सर्टिफिकेशन की तरफ जाएं। लेकिन ऐसा ना करें कि अगर आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, आपने बस 10-15 दिन में डम्स का रट्टा मारा और चलो भाई जाके पेपर दे दिया, क्योंकि ऐसे लोग मार्केट में हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। अभी आपने अगर लॉकडाउन के सीजन्स में देखा हो, तो ओरेकल ने अपनी सर्टिफिकेशन फ्री कर दी थी, तो लोगों ने 10-10 6-6 पेपर कैसे निकाली है, मैं तो खुद हैरान रह गया कि एजोर के और ओरेकल के लोगों ने 6-6 7-7 10-10 पेपर दे दिए। अब वो क्या फ़ायदा है उनके लिए? ना ही उनको उन चीज़ों पे काम करना आता है, ना उन्होंने कभी ज़िंदगी में हैंड ऑन करा। बस वो मिल जाते हैं क्वेश्चन आगे पीछे से, वो बस याद करे और चलो भाई पेपर पास कर लिया। ये तो ग्रॉस। प्लीज़ ये अप्रोच हेलो। प्लीज़ मत अपनाएं। हेलो। अच्छा, एक काम करें, पहले मुझे इसको कंप्लीट करने दें, फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आता हूँ, ठीक है? आप लोग काइंडली अपने माइक को जो है म्यूट कर लीजिए प्लीज़। तो पहली चीज़ पे हम बात कर रहे थे, क्लाउड सर्टिफिकेशन इंपॉर्टेंट इन माई आई टी कैरियर। जी हाँ बिल्कुल, ये आपके आई टी कैरियर में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली चेंज लेके आ सकती हैं अगर आप इसको करते हैं, पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप भी, आपको आपकी जो करंट जॉब है उसमें भी फ़ायदा देगी, और मुमकिन है कि आपको कोई अच्छी जॉब उससे बेटर जॉब की तरफ ले जाए। ओके, व्हाट इज़ द राइट पाथ एंड सर्टिफिकेशन फॉर मी? आप बिल्कुल नए हैं क्लाउड में, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अपना स्टार्ट मैं आपको एक ही रिकमेंडेशन करूंगा, AWS के सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट से स्टार्ट करें। हाँ अलबत्ता, अगर आप IT प्रोफेशनल हैं, आपके कंपनी में अगर एजोर यूज़ हो रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट एजोर है, GCP है, अलीबाबा या कोई और क्लाउड, तो आप उसको पढ़ें। जाहिर बात है वो आपको उस वक्त जॉब में नीड है उस चीज़ की, तो आप उसको देखें। लेकिन अगर अपना करियर का स्टार्ट आप कर रहे हैं, तो वो सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट AWS से स्टार्ट करें, और उसके साथ में लिनक्स और पाइथन, इसको तो ज़रूर पढ़ें भाई। विदाउट लिनक्स और पाइथन, चलो पाइथन भी चल जाएगी, अगर आपको लिनक्स पे भी स्क्रिप्टिंग करना आती है तो वो भी काम आपका निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया नहीं है, तो ये सर्टिफिकेशन आपके लिए बिल्कुल यूजलेस है, बेकार है, आप गिव अप कर जाएंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे मार्केट में। सही है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझें, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना सीखें। जी ये लिनक्स क्या आपने हमने बताया? मैं कह रहा हूँ कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हेलो। जो है उस पर एटलीस्ट आप काम करना ज़रूर सीखें, ठीक है? क्योंकि लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, और इसकी दो मशीन्स चीजें आप, कौन स्पेल स्पेल करेंगे सर, मुझे स्पेल लिनक्स एल स्पेल कर आई सकते एन हैं यू दो ये एक्स जो आपने वर्ड इस्तेमाल किए? लिनक्स यानी कि आपने विंडोज़ वगैरह एल भी यूज़ आई करते होंगे एन ना। LINUX। जी जी। जी जी। हाँ लिनक्स, और सेकंड क्या बताया? पाइथन प्रोग्रामिंग, पैंथॉन। PYTHON। पाइथन, पाइथन जो चाहे कहना है, बेसिकली तो इसका मतलब एक अजहा होता प्रोग्राम। है, लेकिन ये है कि ये बड़ी ज़बरदस्त प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो खैर, बहरहाल सही हो गया सर। सही है। तो ये दो चीज़ों पे आप लोगों को फोकस सही रखना है। सही हो गया। उसके साथ आप क्लाउड का जो भी फ्लेवर आप रखना चाहते हैं, आप उसका फ्लेवर रखें, चाहे एजोर हो, चाहे AWS हो, चाहे GCP हो। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करना नहीं आता, तो खामखाई का आर्किटेक्चर बना के आप क्या करेंगे? अरे आर्किटेक्चर बनाने के बाद आपने उस पर कुछ इंप्लीमेंट ही करना है ना, कोई एप्लीकेशन ही चलानी है। एप्लीकेशन किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगी। कंपनीज प्रेफर करती हैं लिनक्स पे काम करना। उसके पीछे रीज़न ये है कि लिनक्स की मशीन आपको सस्ती पड़ती है, यानी कि इतना फ़र्क होता है कि आप विंडोज़ की मशीन लेंगे तो वो $40 की होगी, लिनक्स की मशीन लेंगे तो वही लिनक्स की मशीन आपको आधे में पड़ेगी $20 में, क्योंकि लिनक्स ओपन सोर्स है।
ओपन सोर्स है तो उसका जो लिनक्स का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तकरीबन फ्री ही होता है आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप लोग लिनक्स पे ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि अब जो कंपनीज़ हैं वो सब लिनक्स के ऊपर ही जा रही हैं, लिनक्स पे ही अपने आर्किटेक्चर डिज़ाइन करती हैं, उसी पे वो काम करती हैं। ओके, अब समझ सर। आते हैं। हाँ, जी कहिए, जैसे अपना समझ नाम में बताइए। लास्ट मुझे समझ सर मुझे पूछना है, जैसे आपने कहा कि लिनक्स की बहुत डिमांड है, मतलब और जितनी भी कंपनीज हैं वो प्रेफर करती हैं, तो जो AWS है, जो भी जितनी भी क्लाउड सर्टिफिकेशन है, उसके लिए लिनक्स क्या बेसिक है, फिर विंडोज का क्या रोल है? मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो विंडोज को प्रेफर नहीं करती, डिड यू मीन टू से? नहीं नहीं, देखिए डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन है उनकी कुछ सर्विसेज विंडोज़ पे चल रही होती हैं, कुछ लिनक्स पे, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप किसी भी डाटा सेंटर में या किसी बड़े आर्किटेक्चर में आके देखेंगी तो वहाँ पे मेन जो आर्किटेक्चर होगा वो लिनक्स पे ही चल रहा होगा, क्योंकि लिनक्स सिक्योर होता है, स्केलेबल होता है, सही, यानी कि इसको स्केल करना ईजी होता है, और इसमें मल्टी यूज़र्स होते हैं, एक टाइम पे आप बहुत सारे यूज़र कनेक्ट हो सकते हैं। विंडोज़ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो जितने भी क्लाउड बेस्ड एनवायरनमेंट होते हैं मोस्टली वो लिनक्स बेस्ड होते हैं। नहीं नहीं, देखें क्लाउड बेस्ड पीछे क्या चला रहा है वो डिफरेंट है, लेकिन अगर आप सर्विसेज की बात करें तो आपको विंडोज़ भी मिलेगी, लिनक्स भी मिलेगी, इवन मैक भी मिलेगा आपको, मैक ओएस भी मिलेगा यहाँ पर AWS के ऊपर। लेकिन सबसे बेस्ट इसमें तीनों में से क्या है? लिनक्स। एग्जैक्टली सबसे बेस्ट क्या है? और पाकिस्तान में फिर मतलब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारी मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन किस ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रेफर कर रही है, ताकि फिर उसी को इंटरलिंक करते हुए हम AWS की अपनी फर्दर स्टडीज को कंटिन्यू करें। देखिए मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया के अंदर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, वो लिनक्स को ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि विंडोज़ में एक तो वायरसेस का चक्कर होता है, लिनक्स में वायरसेस नहीं होते, सही, ठीक यानी है, कि एकदम ठीक कहा। वायरसेस इसको हिट नहीं कर सकते। तो सही। ये बड़ी चीज़ें होती हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस का जो टास्क होता है, टारगेट होता है, वो लिनक्स पे होता है। इवन जितने भी ऑटोमेशन टूल्स आ रहे हैं, एनसिबल, जेंकिंस, डेवऑप्स टेक्नोलॉजीज जितनी भी आ रही हैं लाइक डॉकर, क्यूबरनेटीज वगैरह, वो इनकरेज ही लिनक्स को करते हैं। नो डाउट डॉकर आप विंडोज़ पे भी चला सकते हैं, रन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर लोग उसको इनकरेज करते हैं लिनक्स को, कि यार लिनक्स पे काम किया जाए। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? सर थैंक यू। जी सर ओके, थैंक यू। तो अब अपने लास्ट एरिया पे आते हैं, व्हाट इज़ बेनिफिशियल फॉर अस टू बिकम अ मल्टी क्लाउड एक्सपर्ट और जस्ट अ सिंगल क्लाउड। देखिए भाई, मल्टी क्लाउड एक्सपर्ट और सिंगल क्लाउड, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। सिंगल क्लाउड ये है कि आपने खाली AWS पढ़ लिया, उसको समझ लिया, उसकी सर्विसेज पे काम कर लिया। मल्टी क्लाउड ये सही। है कि आपने एक से ज़्यादा क्लाउड को पढ़ा, लाइक AWS, Azure, GCP एंड Alibaba। तो अगर आप किसी एक क्लाउड को पढ़ते हैं तो नो डाउट आपको आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा को पढ़ते हैं तो आपके लिए ये होगा कि आप ज़्यादा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल होंगे। और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, अगर आप कल को अपना बिजनेस करते हैं तो आप सॉल्यूशन दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को। बहुत सी सर्विसेज ऐसी होती हैं जो AWS पे अवेलेबल होती हैं, एजोर पे दूसरे तरीके से होती हैं, एजोर पे ज़्यादा सस्ती होती हैं, AWS पे महंगी होती हैं। तो अगर आपको आइडिया होगा तो आप वो सर्विसेज अपने कस्टमर को पिच कर सकेंगे। ऐसा भी होता है कि बाद कस्टमर हमारे पास आता है, वो कहता है यार हमें AWS पे आर्किटेक्चर बनाना है, ये सर्विसेज यूज़ करनी है, तो मैं उनको सजेस्ट कर देता हूँ कि नहीं यार, ये चीज़ आपको GCP पे ज़्यादा सस्ती मिलेगी, ये चीज़ आपको लाइट सेल AWS पे ज़्यादा सस्ती मिलेगी, या किसी और पब्लिक क्लाउड वेंडर के ऊपर मिलेगी। तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है कि जब आप एक से ज़्यादा क्लाउड के ऊपर काम करना जानते हैं, सही। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप फोकस करें, सबसे पहले तो आप पहले एक क्लाउड को समझ लें, सही है। ऐसा ना करें एक साथ सारी की सारी चीज़ें स्टार्ट कर दें कि एक एक महीने में सारी चीज़ पढ़ ली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पहले आप सही से 1 साल, 6 महीने, 8 महीने एक क्लाउड के ऊपर लगाएं, काम करें, उससे रिलेटेड जॉब को सर्च करें। जॉब नहीं भी मिलती, आप अपर पे प्रोजेक्ट पकड़ें, खुद से काम करना शुरू करें, फारिग ना बैठें, इसको वेस्ट मत करें बिल्कुल भी, सही है, इस पर काम करें। और बहुत सारी सर्विसेज हैं जिनको आप सेल कर लेंगे इजीली इंशाल्लाह। जब आप सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग कहीं से भी पढ़ के कंप्लीट करेंगे तो आप उसको बहुत इजीली सेल कर लेंगे। आप कस्टमर को अपने आर्किटेक्चर बना के दे सकते हैं, सॉल्यूशन दे सकते हैं। हाल बता इसके साथ एक दो चीज़ें मैं आपको और ऐड कर दूँ। देखिए टेक्नोलॉजी का एंड नहीं है, टेक्नोलॉजी डे बाई डे आ रही है, इंक्रीज़ हो रही है, चीज़ें दुनिया भर में आती आ रही हैं, नई से नई चीज़ें आ रही हैं। इस वक्त जो डिमांड चल रही है ना, वो क्लाउड कोडिंग की डिमांड चल रही है, यानी कि ऐसा बंदा जो क्लाउड का पूरा आर्किटेक्चर कोड के ज़रिए लिख के बना दे। इसमें दो तरह की सर्विसेज आजकल यूज़ हो रही हैं बहुत ज़्यादा। एक तो वो स्पेसिफिक सर्विस होती है जो क्लाउड वेंडर दे रहा होता है, जैसे AWS क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट की सर्विस देता है, CFT की।
उस पर आप पूरा का पूरा आर्किटेक्चर कोड के थ्रू, जैसॉन के कोड या YAML, YAML या YAML जो भी आप सो प्रोनाउंस करें, उसके थ्रू आप पूरा का पूरा आर्किटेक्चर लिखते हैं एंड देन आप एक क्लिक के ऊपर पूरा आर्किटेक्चर खड़ा कर देते हैं, चाहे उसमें 100 मशीन हो, 200 मशीन हो, 1000 मशीन हो, तो ये काफ़ी आसान हो गया। इसी तरीके से एक आउटसोर्स कंपनी है टेराफॉर्म, उन्होंने एक सॉल्यूशन दिया। अब टेराफॉर्म का जो लिखा हुआ कोड होता है वो तमाम क्लाउड वेंडर्स पे चलता है, AWS पे भी चलता है, एजोर पे भी चलता है, GCP पे भी चलता है, अलीबाबा पे भी चलता है। ओरेकल का मुझे नहीं पता कि उस पर चलता है कि नहीं चलता। तो अगर आप लोग इन चीज़ों में आ रहे हैं तो साथ साथ में थोड़ा थोड़ा टच इन सब चीज़ों का, कोडिंग का ज़रूर रखें। अगर आपके पास इस स्टेज पे क्लाउड की कोडिंग करने का स्किल्स आ गया तो समझ लीजिए कि आपकी काफ़ी वर्थ है, क्योंकि इस पर इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत थोड़ी सी है। आपको क्लाउड कोडिंग करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तो बहरहाल ये समझ लें हमारा थोड़ा सा वेबिनार था। तो जो जो चीज़ें मुझे इम्पोर्टेंट लगी मैंने चाहा कि आज मैं सारी आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। तो आप लोगों के फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं अभी। मेरा सवाल है सर आपने क्लाउड पे कोडिंग की बात की, सॉरी आप कर लीजिए पहले। हेलो सर। सर आपने जी जी कहिए। हेलो, अच्छा जी काइंडली सर, अपना मेरा नाम लोग सवाल बता ये दिया है। करें। जी 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 हरिकेश बात कर रहा हूँ जी सर। मेरा ये हरीश। सवाल ये है कि जैसे आपने बताया कि मल्टी जैसे क्लाउड आप सीखेंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, सही है। बिल्कुल। आपका ये आपने बोला कि ये अच्छा रहेगा, लेकिन हम्म, जैसे आप हम जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई हम्म, डॉक्टर्स होते हैं, वो किसी एक चीज में स्पेशलिस्ट होते हैं कि हम्म, भाई ये वैसे आता है इसको सब कुछ है, लेकिन ये इस चीज में मतलब ये इस चीज का ही है, माहिर है, ये इस सही चीज में अपना स्पेशलिस्ट है और यही मतलब ये काम कर सकता है। इसके अलावा इसके अंदर वो दूसरी खूबियां भी हैं, लेकिन ये इस चीज में माहिर है, यही कर सकता है। बिल्कुल तो क्यों ना सही। अगर कोई बंदा पूरे मतलब इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आईटी है, मतलब अगर वो किसी एक कॉर्नर को पकड़ता है तो अगर उसमें ही अगर अपना स्पेशलिस्ट या माहिर हो जाता है तो ये ज्यादा मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ बेनिफिशियल है। इतनी बहुत सारी चीजें सीखने की, जैसे अमेजोन क्या कहते हैं, जैसे आपने बताया क्लाउड, अमेजोन वेब सीरी AWS है, इसके अलावा हम्म, एज्योर है माइक्रोसॉफ्ट का, GI हम्म, गूगल का, अलीबाबा है। तो ये इतने बिल्कुल। सारे चीजें सीखने के बाद माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कि यार इतनी सारी चीजें सीखी है तो मैं कौन सा कॉर्नर पकड़ूं, समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर कोई एक अगर AWS पे उसका फोकस है तो उसको पता है यही मेरा गोल है जो मुझे अचीव करना है और इसमें सही। ही मुझे अच्छा स्पेशल हरीश, एकदम एक चीज़ बनना आप है। मुझे बताएं, अभी आपका क्या बैकग्राउंड है, अभी आप क्या कर रहे हैं? सर मैं जैसे वैसे तो मैंने बैचलर्स किया हुआ है, हम्म, लेकिन मैं अभी जो मैं काम कर रहा हूँ मेरे मेरे एजुकेशन से एकदम बिल्कुल हटकर है। मैं शायद मैं एक इंटरनेट कंपनी के अंदर हूँ, सही है। वहाँ पर मैं एज अ फाइबर ऑप्टिक इंजीनियर हूँ। सही है। अच्छा, हाँ आप क्लाउड कंप्यूटिंग पे मूव करना चाहते हैं, सही है। बिल्कुल। दायरे आप यहाँ मौजूद हैं, वेबिनार सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी कोई ना कोई ख्वाहिश है, सही। बिल्कुल मैं तो काफी टाइम से सेशन भी ले रहा हूँ यूट्यूब में। सही सही, ठीक है, माशाल्लाह, गुड। तो देखिए, इस कंडीशन, इस सिचुएशन में अभी आप जो है ना, तो आप किसी एक पे ही फोकस करें, ठीक है। आपका अभी प्राइमरी टारगेट AWS ही होना चाहिए, बिल्कुल सही। यही है मेरा। इस पोजीशन में, लेकिन जब आप हैंड्स ऑन कर लें, काम कर लें, उस चीज़ के माहिर हो जाएं, सही, तो फिर आप कोई ना कोई दूसरे क्लाउड का सही टच अपने साथ ज़रूर रखिए। जैसे कि मैं अपना बता दूं, मुझे AWS पे भी काम करना आता है, मुझे अलीबाबा क्लाउड पे भी काम करना आता है, मैं दोनों का सर्टिफाइड भी हूँ, और मुझे थोड़ा बहुत काम एजोर पे भी करना आता है। यानी कि अगर आप मुझसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं ना, या DR साइट बनाने की बात करते हैं, तो मैं आपको GCP पे भी बना के दे दूंगा। मुझे नीड नहीं है, यानी कि मुझे GCP अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं खोलूँगा चीज़ें और उसको आर्किटेक्चर को डिज़ाइन करके आपको दे दूँगा। थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन मुझे बस पढ़नी होगी, सही। यानी कि मेरी बेसिक नॉलेज जो थी वो AWS की थी, जिस पे मैंने फोकस किया सबसे पहले, और मैंने खूब जान लगाई उसके ऊपर। देन उसके बाद मैं एलिजिबल हुआ कि मैं दूसरे क्लाउड को समझ पा रहा हूँ, सही है। सही तो आपको भी मैं ये रिकमेंड करूँगा, इस स्टेज के ऊपर आप अभी AWS पे ही फोकस करें। जब आप उसको इतना कर लें, देन उसके बाद आप एजोर, मैं रिकमेंड करूँगा एजोर पे आप काम करें उसके बाद, क्योंकि इन दोनों की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इनका कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन बनता है मार्केट में, बिल्कुल। सही है। एज्योर माइक्रोसॉफ्ट का है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप एकदम। तो और किसी का क्वेश्चन है? जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है कमल
तो नाम है मेरा, ठीक है सर। आपने क्लाउड पे बात की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो जैसा आपने कहा कि AWS से स्टार्ट लेना चाहिए वो तमाम स्टूडेंट को जिनको नॉलेज नहीं है, तो मुझे भी जैसे अपना करियर शिफ्ट करना है या उस पे, तो आपने कहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, मतलब क्लाउड की भी लैंग्वेजेस होती हैं, सिर्फ प्रोग्रामिंग होती है, तो उसके लिए भी मतलब अगर किसी को नॉलेज नहीं है या तो वो क्या करेगा, मतलब क्या AWS की स्पेसिफिक लैंग्वेज है अपनी? नहीं देखें, ये जो लैंग्वेज की मैंने बात करी है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सही है, ये स्क्रिप्ट एक जो लिखा जाता है ना जेसॉन के ऊपर, ये वो है। इसमें आपको लूप और ये सब चीज़ें नहीं करनी, डू बाई लूप, बेसिक लूप, ये सब चीज़ें नहीं लगानी। इफ़ की कंडीशन गालबन इसमें लगेंगी, हाँ लगती हैं, लेकिन जो है बहरहाल इस टाइप की प्रोग्रामिंग नहीं है जैसी जावा होती है, जैसी पाइथन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको आर्किटेक्चर कोड के ज़रिए लिखना होता है। जैसे कि अगर आपको वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड या कोई नेटवर्किंग का इन्वायरमेंट बनाना है, एक तो तरीका ये है कि आपने कंसोल खोली, आप नेटवर्किंग के टैब पर गए, आपने क्लिक किया, VPC पे गए और आपने आर्किटेक्चर क्लिक कर करके बना दिया। सही है। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने CFT में कोड के ज़रिए इसको बनाया। ये जो कोड के ज़रिए बनाना है ना, इसकी इस वक्त डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैंने ये वाली बात कह दी है। ठीक, तो सर ये जो ये वाला AWS या बाकी क्लाउड होते हैं, ये मतलब CMD बेस, मतलब कमांड बेस होते हैं या फिर इनका GUI एनवायरनमेंट भी होता है कुछ? क्योंकि मैं तो इनका बिल्कुल नहीं हूँ, तो मुझे इस बारे में आइडिया नहीं जी है। जी जी इनका बेसिकली GUI एनवायरनमेंट होता है। यानी कि अगर अभी पॉसिबल हो सके तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो गया, अभी तो नहीं हो रही। ओके, एक सेकंड, अब हो रही है? जी अब शेयर हो रही है। चलो मैं आप लोगों को अभी लाइव दिखा देता हूँ। कंसोल, ये बेसिकली देखें AWS का जो है एनवायरनमेंट है। अच्छा, ये जो है ना इंतहाई बैड प्रैक्टिस है, अपनी ID से ओपन करना। हमेशा यूज़र बनाएं और उसके बाद जो है आप ओपन करें। मैं जब इंशाल्लाह इसको मैं पढ़ाऊँगा तो फिर आप लोगों को ये सब चीज़ें बताऊँगा। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको इसका कंसोल दिखाना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा वेट करना होगा भाई आपको। अच्छा सर, मेरा एक सवाल है। कहिए। हरीकेश बात कर रहा हूँ। जी जी सर जैसे कि AWS के बारे में मैंने जहाँ तक सुना पड़ा है, मतलब जो जितना मैं सुना है, मतलब मैंने बताया कि बहुत सारे जैसे बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं और बहुत सारी दूसरी फर्म्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनको बहुत सारा डेटा होता है। तो वो सारा डेटा को AWS एक ऐसी चीज है जहाँ पर आप आपकी चीज को सेफ और सिक्योर रहती है, और उसको मतलब एक एक कंफर्ट जोन हम दे देते हैं कि भाई ये आपकी चीज है, जो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी अगर ट्रैवल करते हैं तो वहां से आप उस जगह से आप अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही कि जैसे बहुत सारे कंपनीज होते हैं जिनके पॉप बने हुए होते हैं। आपको शायद आपको पता होगा कि इंटरनेट की दुनिया में ये जो जितने भी फाइबर्स पे काम करते हैं इंटरनेट वाले, फाइबर जी जी लिंक हो गया और XYZ साइबर नेट हो गया या बहुत सारे PTCL, उनके पॉप बने हुए होते हैं। पॉप के अंदर आपको आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, 4-5 अंदर AC लगे हुए हैं और उनके ONT है, EDF है, OLT होती हैं, जहाँ से वो लोग अपना पावर थ्रू करते हैं, और उनकी जो जगह जगह पे जो उनके FDT बनी होती है, फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल जिसे कहते हैं, वहां से वो उनके नेट चल रहे होते हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि उन चीजों को, एक वो फिजिकल चीज है, उसको उस फिजिकल चीज को हम अपने डेटा के अंदर, इनके डेटा के अंदर कैसे उन चीजों को लेकर आए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर आप अपने फिजिकल जो आपका डाटा सेंटर है या जो भी आपका सर्वर है उसको आप कनेक्ट जी करना चाहते हैं किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के साथ, तो देखिए सबकी अपनी अपनी एक सर्विसेज यूज़ होती हैं। इसमें नेटवर्किंग की सर्विस यूज़ होती है डायरेक्ट कनेक्ट की। सही है, जो आपके ऑन प्रेमिसेस डाटा सेंटर को कनेक्ट कर देती है AWS के साथ। सही, लेकिन ये सर्विस सिर्फ वहाँ अवेलेबल है जहाँ पे AWS का रीजन है। पाकिस्तान में ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। हाल बता इसके दूसरे सॉल्यूशंस हैं, आपको लेटेंसी कम करने के कुछ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको अपना डाटा वहाँ पहुँचाना है या डाटा को वहाँ से यहाँ लेके आना है, एक्सेस करना है, तो लेटेंसी को कम करने के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। बट ये कि आप अपना इस वक्त पाकिस्तान में रहते हुए फिजिकल डाटा सेंटर को कनेक्ट नहीं कर सकते डायरेक्टली इस तरीके से, बिल्कुल, क्योंकि मैं यही चीज कह रहा हूँ कि बहुत लेकिन सारे अगर आपका सर्वर डाटा है सेंटर, वहां पर। हाँ हाँ, यदि बिल्कुल। केस अगर आप US में हैं, बहरीन में हैं
या किसी और एरिया में है तो आप वहाँ पे आप इजीली कर सकते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान सर्विस में आपको थोड़ा मुश्किल है बिल्कुल, क्योंकि वो पाकिस्तान इतना में बड़ा रिस्क। नहीं देखिए लेटेंसी तो आपकी कम हो जाएगी, ये तो इस बात के तो मैं गारंटी देता हूँ। ये तो हो सकता है कि आपको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का मामला आपका ईजी हो जाए, लेकिन अगर आप फिजिकल अपने डाटा सेंटर को डायरेक्ट इस पर कनेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि आप चाह रहे हैं कि अपने कुछ बैकअप्स वगैरह या अपना डाटा किसी ऐसी सर्विस को रखते हुए उस पर फेंका जाए जो बहुत हाई स्पीड के साथ चले जाए, तो ये शायद थोड़ा सा पॉसिबल ना हो पाए पाकिस्तान में। पाकिस्तान बिल्कुल, के मैं यही सिनेरियो सोच रहा हूँ कि बिल्कुल एक बंदा न्यू बिगनर है, AWS सर्टिफाइड है, उनका लाखों करोड़ों खरबों रुपए का क्या कहते हैं डेटा है, और वो लोग इतने सारे उनके पाकिस्तान में, कराची में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे पॉप बने हुए, हब बने हुए हैं जहाँ पे उनके सर्वर्स चले, जहाँ के उन पॉप के थ्रू उनकी लाइनें जो एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, जोन वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, और वहां से उनके आगे डेटा जो चल रहे हैं, इंटरनेट चल रहे हैं या वॉट एवर सर्वर चल रहे हैं, वो इस फिजिकल चीजों को, जैसे एसी लगे हुए हैं, सर्वर है, ODF है, EDF है, बहुत सारी मशीन्स हैं वहां पर, वो उन चीजों को हम फिजिकल चीजों को उस चीज पर लाना किस तरह ला सकते हैं, तो सब कुछ हो समझ ही नहीं सकता आ रहा है, है। सब कुछ हो सकता है। आप तो IoT वगैरह ईच एंड एवरीथिंग हो सकती है वहाँ पर, आप उसकी टेंशन ना लें। हाँ, अगर आप अपने डोमेन के एक्सपर्ट हैं तो फिर आप AWS को पढ़ेंगे तो आप यकीनन सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस टाइप की सर्विसेज दिखाते हैं। मेरा अकाउंट विजिबल है, नज़र आ रहा है सबको? तो ये जी आप देख हाँ, सकते देख। हैं, ये सर्विसेज AWS इस तरह देता है। ये जो ऊपर आपको सर्विसेज नज़र आ रही हैं, ये मैंने अभी रिसेंटली विजिट करी हैं। सर एक ये मिनट वो ऊपर सर्विसेज हैं। out of the billing IAM CloudWatch EC2 S3 CloudFront बहरहाल ये आप सुकून से देख लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। मैं बताने का मकसद ये है कि ये ऑल सर्विसेज से लेकर जो कंप्यूट से लेकर आपको जो नीचे तक ये सर्विसेज नज़र आ रही हैं, ये सारी की सारी सर्विसेज AWS देता है। कोई भी एक इंसान इन सब पे काम नहीं कर सकता, सही पॉसिबल नहीं है। हर बंदा अपने डोमेन का ही माहिर होता है। जैसे मशीन लर्निंग में आप देख सकते हैं सेज मेकर, ऑगमेंट तो AI, पता नहीं क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। AWS में ये सारी चीजें सीखने को मिलेगी, या सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक जिसमें हम नहीं हमारा नहीं, रुझान हो वो? देखें जैसे मुख्तलिफ पेपर्स हैं ना, सोल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट हो गया, सेसॉप हो गया, डेवलपर हो गया, स्पेशलिटी एग्जाम्स हो गए। हर बिल्कुल, एग्ज़ाम 3 अपनी मखसूस सर्टिफिकेशन है ना सर्विसेज के गिर्द ही AWS घूमता में। है। AWS की 3 नहीं, तकरीबन 11 सर्टिफिकेशन है। 3 एसोसिएट कितने लेवल की हैं, 3 कितने सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट? 3 सर्टिफिकेशन एसोसिएट लेवल की हैं। ओवरऑल 11 सर्टिफिकेशन है, इंक्लूडिंग स्पेशलिटी और प्रोफेशनल एंड फाउंडेशनल। सही है। और एज पर और सर जैसा आपने कहा कि सर्टिफिकेशन से अकॉर्डिंग टू इस ये जो सर्विसेज मेंशन है, फिर सर्टिफिकेशन में डिवाइड किया गया सर्विसेज को कि मतलब इस सर्टिफिकेशन में इतनी सर्विस पढ़ाई जाएंगी। ये बात से पता डोंट थिंक सो कि एक ही सर्टिफिकेशन में तमाम चीजें हमें अवेलेबल होंगी। नहीं देखें, कैटेगराइज किया गया है। सॉल्यूशन आर्किटेक्चर का जो एरिया है ना, उसमें आपको वो सर्विसेज जी। पढ़ाई जाएंगी जो आर्किटेक्ट को किस तरह जो है वो सिक्योर बनाती हैं, किस तरह हाईली अवेलेबल बनाती हैं। यानी कि आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीज़ें आपको मिलेंगी, यानी कि आपको ये कंप्यूट की सर्विसेज मिलेंगी उसमें, और सिक्योरिटी की मिल जाएंगी, थोड़ी सी RDS डेटाबेस की मिलेंगी, नेटवर्किंग की मिलेंगी। यानी कि ये वाला जो एरिया है ना सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का, उसमें ये मिलेंगी। डेवलपर की भी कुछ मुझे सर्विसेज आएंगी। नेटवर्किंग के हिसाब से मुझे आगे बढ़ना है। नेटवर्किंग में आपकी सबसे क्रूशल सर्विस VPC होती है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ये समझ लीजिए किसी भी क्लाउड का दिल होता है ये एरिया, चाहे एज्योर VPC। हो, चाहे GCP हो, चाहे अलीबाबा हो, चाहे AWS हो। इसका नाम कहीं पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एरिया समझ लीजिए क्लाउड का दिल है। इसके बगैर जो है काम नहीं चलता, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया होता है। सर मेरा फोकस तो इसी पर है। बस सही है, बेहतरीन है, आप इसको पढ़ें। नेटवर्किंग साइड को आप अपनी स्ट्रॉन्ग, आपकी वैसे ही माशाल्लाह अच्छी है नेटवर्किंग साइड, क्योंकि आपकी बातों से आइडिया हो रहा था मुझे। तो सर इस पे तो जो एनवायरनमेंट अवेलेबल है, तो जो आपने स्क्रिप्टिंग की बात की, तो इस पे स्क्रिप्टिंग अप्लाई मतलब इस पे इसी जो एनवायरनमेंट रहते हैं हमें स्क्रिप्टिंग अप्लाई करनी है। देखें ये है क्लाउड शेल, यहाँ पे भी आप कोडिंग लिख सकते हैं। सही है, मैं इसको अभी खोल नहीं रहा। उसके अलावा इसका एक टूल आता है ठीक है। AWS का CLI टूल, उसको आपने कॉन्फ़िगर करना होता है अपने सिस्टम के अंदर।
और वहाँ से भी आप इसकी कमांड वगैरह रन कर सकते हैं, इसके कोड्स रन कर सकते हैं और दीगर चीज़ें कर सकते हैं। बाकी जहाँ तक बात रह गई टेराफॉर्म की और क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट की, तो वो आप जो भी टूल आप यूज़ करते हैं डेवलपमेंट के लिए, आप जस्ट उसको इसके साथ लिंक करेंगे। जैसे विजुअल स्टूडियो को आप लिंक कर सकते हैं, आपको एक एक्सेस की और सीक्रेट एक्सेस की चाहिए होगी, सही है जस्ट, तो आप उसको कनेक्ट करके आप जो भी कोड यहाँ करेंगे उसका इम्पैक्ट आपको क्लाउड पे अपने नज़र आ रहा होगा। वो जब चीज़ें स्टार्ट होंगी तो इंशाल्लाह आपको समझ में आएंगी। अभी तो मैंने सिर्फ वर्बली बातें करी हैं आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, जिन चीज़ों की डिमांड है उनको बताने के लिए। सर एक और कुछ बात करनी थी। जी जी मेरा सवाल ये है कि अमेज़ॉन पे AWS पे अगर कोई भी एग्जांपल के तौर पर हम किसी को भी प्रिफर करते हैं कि सर आप हमारी सर्विसेज ये हैं और आप अगर इसमें से कोई भी अगर सर्विस अवेल करना चाहें तो हम ये आपको मतलब कुछ भी XYZ उससे रिलेटेड हम बात करते हैं, तो वो इस चीज़ को एग्री भी करता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ आप लोगों की सर्विस को लेने के लिए, लेकिन क्या गारंटी है कि मेरा जो डेटा है आप लोगों के पास सेफ रहेगा? अमेज़ॉन भी, क्योंकि अमेज़ॉन भी अगर देखा जाए तो एक कहीं ना कहीं से तो रिलेट कर ही रहा है ना, मतलब ये सारा डेटा उसके पास भी तो सेफ हो ही रहा है ना। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि डाटा को सिक्योर रखने की आप बात कर रहे हैं और दूसरा है कि वो अवेलेबल रहे डाटा, है ना, यही बात आप पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल भाई देखें, AWS आपको गारंटी देता है 99.99% की 11.9% की कि भाई आपका डाटा कहीं नहीं जाएगा, सही। इन द केस ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर रीजन में कोई डिज़ास्टर आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो आपकी जो साइट होती है, आपका जो समझ लीजिए कि डाटा होता है वो दूसरी जगह से प्रोविज़न हो जाता है। AWS आपको नहीं बताएगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने कोई फाइल अपनी इंपॉर्टेंट फाइल S3 में रखी हुई है, S3 स्टैंडर्ड के अंदर, तो AWS आपका डाटा 3 अवेलेबिलिटी जोन यानी कि 3 अपने डाटा सेंटर में रेप्लिकेट करके रखेगा और वो आइसोलेटेड होंगे एक दूसरे से। ऐसा नहीं है कि तीनों डाटा सेंटर साथ साथ बने हुए हैं, एक शहर में बना हुआ तो एक दूसरे शहर में होगा, इतना फासला होगा दोनों में। अगर एक डाटा सेंटर डाउन भी हो जाता है तो दूसरे डाटा सेंटर से आपका डाटा प्रोविजन होगा, दूसरा डाउन हो जाता है तो तीसरे से होगा, इवन तीसरा भी हो जाए तो माइट भी पॉसिबल उससे कहीं और भी आपका डाटा पीछे बैकअप पे रखा हुआ। तो यहाँ पर मेरे साथ तो अभी तक ऐसा वाक़या पेश नहीं आया कि मेरा डाटा टोटली लॉस्ट हो गया हो। हाँ, मैंने खुद गलती करी तो डाटा ज़रूर लॉस्ट हुआ है, लेकिन AWS से ऐसा नहीं, पॉसिबल नहीं है, अभी फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये है कि पूरा का पूरा दुनिया ही ख़त्म हो जाए, दुनिया से इंटरनेट का खात्मा हो जाए तो तब तो पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो सर अगर AWS कोर्स कर भी लेते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे एक बंदा होता है वो MBA की डिग्री ले, उसने तकरीबन जैसे MBA की डिग्री उसके पास आ गई, तो वो लोगों के पास जाता है और उनको बोलता है कि भाई मैंने इंटरव्यू देता है और इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी उनके सवालात होते हैं HR से तो वो करता है। फिर उसके बाद उसकी क्वालिफिकेशन को मद्देनजर रखते हुए कंपनी उसको मतलब हायर करती है, सही है? या तो पहले शुरू में इंटर्नशिप करवाती है फिर उसके बाद उसको हायर करती है उस सैलरी पे। तो सर ये अगर AWS सर्टिफिकेट कोर्स करते भी हैं एग्जाम्पल, तो क्या हमें अपना क्या कहते हैं पेज बनाकर लिंक्डइन पे डालना पड़ेगा या हमें खुद जाना पड़ेगा, लोगों के पास मिलना पड़ेगा, या हमारी सर्विसेज मतलब बाय इंटरनेट या देखे यार, सबसे अच्छी चीज़ आपने पूछी है। आप अगर AWS पे काम करना स्टार्ट कर रहे हैं ना, इनके उसको सीखना स्टार्ट करना है, तो आप जो भी सिनेरियो बनाते हैं ना, जो भी काम करते हैं, जाहिर बात है मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप किसी से भी पढ़ें तो ऐसे बंदे से पढ़िएगा जो आपको सिनेरियो बेस पढ़ाता हो। यानी कि VPCO को बस ये नहीं कि VPC ये होती है, भाई हाई अवेलेबिलिटी कैसे मेंटेन होती है, वो आर्किटेक्चर बनाकर दिखाए, सही, एक सिनेरियो पूरा रखे और आपको वो चीज़ सिखाए। तो अगर आप कोई सिनेरियो बनाते हैं, आप उस पर काम करें और जाकर अपने लिंक्डइन पे अपलोड करें, सही है, कि भाई मैंने आज ये लैब करी, मैंने आज ये चीज़ सीखी, मैंने सीखा कि DR साइट कैसे बनती है, मैंने सीखा हाई अवेलेबिलिटी कैसे मेंटेन होती है, मैंने S3 बकेट के ऊपर वेबसाइट को रन करना सीखा, मैंने सीखा कि राउट 53 पे किस तरीके से लिंक को बाइंड किया जाता है। तो जो जो काम आप कर रहे हैं ना, आप लोगों को दिखाएं, क्योंकि जाहिर बात है जो दिखता है भाई वो बिकता है जब वो दिखेगा तो फिर लोग देखेंगे हाँ भाई आपको काम आता है। फिर आजकल तो सर तो आप रिक्रूटर्स जो कर दें। जी जी
सॉरी सॉरी, आपको इंटरप्ट कर दिया सर। तो जो कोर्स आप मतलब आप ऑफर कर रहे हैं, इसमें फिर आप लैब बेस्ड जितना भी वर्क होगा वो परफॉर्म करके दिखाएंगे, या सिर्फ हमें लैब दे दी जाएगी और हमें खुद परफॉर्म करनी होगी? देखिए अभी बिल्कुल मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं तो अभी शायद फ़ौरन स्टार्ट ना करूं अपना कोर्स, लेकिन ये है कि मैं इंशाल्लाह जब भी पढ़ाऊंगा तो उसका तरीका यही होगा कि मैं आपको हैंड्स ऑन करवाऊंगा, सही, अपने अकाउंट पे पहले। हाल बता उसके बाद आपको जितनी भी प्रैक्टिस करनी होगी वो खुद करनी होगी। मेरे साथ आप लोग पूरा हैंड्स ऑन करेंगे, चीज़ों को रन करेंगे, काम करेंगे, देखेंगे किस तरह मैं कर रहा हूँ, पहले मैं करूँगा फिर उसके बाद आप लोग करेंगे मेरे साथ, सर ठीक ये है। प्रैक्टिस के लिए हमें इंटरनेट या उससे कोई चीज ऐसी रिसोर्स अवेलेबल होती है जहाँ पे जाकर हम, जैसे हमने एक लैब कर ली तो एक लैब तो एक टास्क को प्रेफर कर रही होगी, बड़ी प्रैक्टिस करने के लिए हमें नेट पे कुछ ऐसा अवेलेबल होगा या आप ही हमें कुछ ऐसा प्रोवाइड करेंगे? देखें वो डिपेंड करता है, जब इंशाल्लाह टाइम आएगा तो आपको एक गाइड वगैरह पूरी दी जाएगी आपको, यानी कि सिनेरियोज बने हुए दिए जाएंगे कि किस तरीके से कौन सी चीज़ का बनाना है, क्या करना है, वो पूरे स्टेप्स उसमें लिखे होंगे गाइड के अंदर, सही है। जी सर, थैंक यू। सर आपने जैसे AWS के, मैंने तो सिर्फ अभी तक 3 सर्टिफिकेट के बारे में ही सुना था ना, AWS के 3 सर्टिफिकेशन है, लेकिन अभी आपसे मैं सुन रहा हूँ जी कि जी AWS के 3 नहीं 11 सर्टिफिकेशन है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही AWS की सर्टिफिकेशन, जिसमें प्रोफेशनल, एसोसिएट, फाउंडेशनल, स्पेशलिटी एग्ज़ाम, यानी कि ये 4 एरियाज़ हैं जिनके अंदर मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन हैं। अगर ये 11 के 11 सर्टिफिकेशन अगर बंदा मतलब हासिल कर लेता है, तो मतलब ये है कि मतलब वो हम्म। AWS का मतलब कीड़ा बन सकता है। नहीं नहीं नहीं, देखें ये इंतहाई जो है एक मुश्किल चीज़ है, और मैं कभी भी आपको नहीं कहूँगा कि आप 11 की 11 सर्टिफिकेशन करें। देखें पहली बात तो ये है कि आपका पैसा जो है वो बड़ा प्रीशियस है, ठीक है। आपके पैसे वो आप बड़ी मेहनत से कमाते हैं, तो काइंडली बिल्कुल। सर्टिफिकेशन वो करें जो आपके लिए इस वक्त बेनिफिशियल है। अगर कोई चीज़ बेनिफिशियल नहीं है तो बेकार में उसकी सर्टिफिकेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। आप जस्ट आप क्या करें, सिंपली आप सोल्यूशन आर्किटेक्ट के पेपर दें, जॉब ढूंढें उससे रिलेटेड, या जॉब को स्विच करें अपनी, और उस पर पहले काम करें। नीड है प्रोफेशनल की तो प्रोफेशनल दें, अदरवाइज मत दें। ट्रेनर बनना है, ट्रेनिंग साइट पर आना है, हाँ चलो भाई प्रोफेशनल दे दें, अदरवाइज खामखे में मत दें। असल चीज़ जो है ना आपकी क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइड होना। काम आता है मार्केट में डिमांड है, काम नहीं आता बेकार है सब। तो मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने 11 की 11 सर्टिफिकेशन करी ही नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं मेरे समझ से बाहर है। भाई क्या करोगे इतनी सर्टिफिकेशन करके, भाई 2-2.5 हज़ार $3,000 आपने झोंक दिए अपने, और फिर ये हर 3 साल में एक्सपायर हो जाता है पेपर। तो बड़ा सोच समझ के करें, सारे पेपर देना अपना टारगेट मत बनाए, बस चंद चीज़ों को अपने टारगेट रखें। असल चीज़ काम के सीखने को रखें, आप काम सीखें कि आपको जब क्लाइंट को काम देना आपको आ जाए। सही है भाई, अब हम इसको यहाँ पे चैट पे भी मेरे ख्याल क्वेश्चन आए हैं। जी नहीं साहब, आपको रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिल जाएगी इसकी, ये रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर। बाकी मैं एक काम और करूँगा कि अलीबाबा क्लाउड के जो है वो मैं यहाँ पे शेयर करवा दूँगा कि किस तरीके से आप उसका एक फ्री पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अपना वेबिनार यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें। तो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश बिल्कुल। करूँगा कि बीच में कोई एक बूट कैंप वगैरह रखवाऊँ जिसमें एक पर्टिकुलर सर्विस को हम जो है यूज़ करेंगे, यानी कि माइट भी पॉसिबल मैं आपको BPC बनाना सिखाऊँ, या S3 बकेट को एक डीप डाइव करवाऊँगा किस तरीके से S3 को हम एक्सप्लोर करेंगे, उस पर उसके सारे फंक्शनैलिटीज़ को पढ़ेंगे और उस पर प्रैक्टिकल करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करवाऊँगा, ठीक है। एक्सक्यूज शायद मी सुने। सर, एक आखिरी सवाल, और थोड़ा पर्सनल सवाल है, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी पूछूंगा। जी जी, पूछिए पूछिए। सर आपने जैसे AWS कोर्स किया हुआ है, राइट? तो मुझे सिर्फ जी जी। इतना पूछना है, कुछ आपने कोर्स करने के बाद कराची में या पाकिस्तान में या इसके अलावा किसी अब्रॉड फॉरेन कंट्री में आप कहीं पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, या इस वहां से कुछ? इस वक्त जो है मैं बेसिकली अपनी ओमनी कंसल्टिंग के साथ ही काम कर रहा हूँ, सही है। जो हमारी ओमनी एकेडमी के जो है कंसल्टिंग कंपनी है, तो इसमें हम बेसिकली जो है क्लाउड से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मेरे अंडर से होकर गुजरते हैं।
मैं देखता हूँ उन्हें, और जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं उस पर हम काम कर रहे होते हैं। मैं आपको अपने प्रोजेक्ट की डिटेल तो इस तरह अभी नहीं दे सकता, सारी बातें कंपनी की कुछ सीक्रेसी होती है, लेकिन ये है कि जब सही आप मेरे साथ बैठेंगे पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। सही सही है। सही सही बाकी है। अपना पोर्टफोलियो वगैरह चीज़ें मैं शेयर कर दूंगा आपको, तो मसला नहीं। ठीक है सर। सही है। ठीक ठीक, डन तो डन, ओके डन। फिर इंशाल्लाह जो है आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। दुआ में रखिएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जरूर। वालेकुम अस्सलाम।